कल हम लोग जान रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सन, जिसमें कल हमने जाना था कि सन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होते हैं। इसमें सौरद्रव्य होते हैं, क्रोड होते हैं, विकिरण क्षेत्र होते हैं, संवहन क्षेत्र होते हैं, प्रकाश मंडल होता है, वर्त मंडल होता है, कोरोना या क्रेट होता है। तो आज हम इसे बारी बारी से एक एक टॉपिक लेके पढ़ेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सन का, जिसका नाम है क्रोड। इसे क्रोड या कोर कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसके बारे में अगर हम लोग कुछ बात करें तो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। उसके बाद यहाँ पे ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की जाती है, या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि यहीं पे हाइड्रोजन जो है वो किसमें बदलता है, तो हीलियम में परिवर्तित होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जब हीलियम में परिवर्तित होगा, इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये हो गया। उसके बाद कोर का तापमान, अगर हम इसका तापमान कहें, कोर का अगर तापमान का बात किया जाए तो इसका तापमान सबसे अधिक होता है। इसका तापमान सबसे अधिक होता है और आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसके पास अभी पहुंच नहीं पाया है। तो कह सकते हैं कि ये मान के चलते हैं कि ये हमारा सन है। ये क्या है, सन है। यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ये लाइट हो गया। इसके बाद ये जो सन है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम गैस है। ठीक है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है गैस। अब ये जो गैस है वो फ्री है। फ्री कहने का मतलब कि इसके जो अणु है वो क्या है, फ्री है। तो अपने साथ जब फ्री रहेंगे तो यह अपने साथ उष्मा को स्थानांतरित करेगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह उष्मा को ले जाएगा, क्योंकि इसके अणु आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइट है, इस लाइट से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेट वेव यहाँ तैयार होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हम लोग का सेकंड टॉपिक, वो होता है रेडिएशन, यानी कि विकिरण क्षेत्र। यानी ये क्या हो गया, विकिरण क्षेत्र। अब ये क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इस क्षेत्र में विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह होता है। यानी कि विकिरण के माध्यम से क्या होता है, ये जो विकिरण है इसके माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह होता है। यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना शुरू होती है। किस रूप में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव के रूप में। उसके बाद तीसरा पार्ट हम लोग का होता है संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र, कन्वेक्शन जोन। अब ये क्या होता है, तो इस क्षेत्र में अगर कहा जाए तो ऊष्मा का स्थानांतरण गैस की सहायता से होता है। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, गैस की सहायता से। ऊष्मा का स्थानांतरण गैस की सहायता से होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता ज़्यादा है,
इसीलिए इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है, तो गैस की सहायता से हो रहा है, ये याद रखना है। अब यहाँ जो ऊष्मा का स्थानांतरण है इसके भी कई प्रकार होते हैं, तो चलिए इनके भी विधि को जान लेते हैं। पहला विधि होता है चालन। पहला क्या होता है, चालन। चालन को हम लोग कंडक्शन कहते हैं, यहाँ मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, कंडक्शन। इसका कहने का मतलब है कि जब ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस की सहायता से हो। किसकी सहायता से, ठोस की सहायता से हो, उसे चालन कहते हैं। सेकंड आता है संवहन। सेकंड में क्या आता है, संवहन, जिसे कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कहने का मतलब होता है कि जब कभी ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव तथा गैस में, द्रव तथा गैस में या द्रव तथा गैस की सहायता से हो, ठीक है, लेकिन किस रूप में होना चाहिए, लंबवत। किस रूप में, लंबवत रूप में। यानी जब किसी ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव तथा गैस की सहायता से हो, लेकिन कैसा, लंबवत, उसे संवहन कहते हैं। एक आता है अभिवहन। अभिवहन, अभिवहन कहने का मतलब होता है एडवेक्शन। इसमें कहा जाता है कि जब कभी ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव तथा गैस में, द्रव तथा गैस की सहायता से हो, द्रव तथा गैस की सहायता से हो, लेकिन कैसे, क्षैतिज रूप में। कैसा होना चाहिए, तो क्षैतिज रूप में, उसे अभिवहन कहते हैं। और लास्ट आता है इसमें विकिरण। लास्ट में क्या आता है, विकिरण, जिसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन कहने का मतलब कि जब कभी ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के सहायता से हो, यानी इसमें कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, कोई माध्यम नहीं चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे विकिरण कहते हैं। इसमें लास्ट टॉपिक आते हैं प्रकाश मंडल। अगला टॉपिक है प्रकाश मंडल, ठीक है, जिसे कहा जाता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर, अभी ये क्या होता है, तो ये सूर्य के बाह्य वातावरण का भाग है। सूर्य के बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य वातावरण का भाग है, ठीक है। इसे नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। अगर इनका टेम्परेचर कहा जाए, किनका, प्रकाश मंडल का, तो इनका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकाश मंडल में एक और आता है सन स्पॉट्स, जिसे हम लोग कहते हैं सौर्य धब्बे, या इसी को कहते हैं सौर्य कलंक। इसे को क्या कहा जाता है, सौर्य धब्बे या सौर्य कलंक। जैसे मान के चलिए ये है प्रकाश मंडल, ठीक है, और इसके अंदर में ऐसे ऐसे क्या है, ये है, तो ये है सन स्पॉट्स, जिसका टेम्परेचर 4600 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो प्रकाश मंडल है इसका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो सौर्य धब्बे ऊष्मा के स्रोत होते हैं,
ये किसके स्रोत होते हैं? तो ये ऊष्मा के स्रोत होते हैं, ऊष्मा के स्रोत होते हैं। ये प्रकाश मंडल में उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ये प्रकाश मंडल में उपस्थित होते हैं। अगर इनका जीवन चक्र के बारे में बात किया जाए तो सौर धब्बे का जीवन चक्र 11 से 12 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 11 से 12 वर्ष का होता है। इनका टेम्परेचर कितना होता है? 4600 डिग्री सेल्सियस होता है। जब सौर धब्बों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि इसमें क्या होगा? वृद्धि होगा। जितने ज़्यादा सौर धब्बों की संख्या बढ़ेगी तो सौर धब्बों की संख्या में क्या हो? वृद्धि। तो सूर्य से निकलने वाला जो ऊष्मा है इसमें भी क्या होती है? वृद्धि होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं कि जब यह ऊष्मा आंधियों के रूप में गति करती है, यानी ये जो ऊष्मा है, जब ये ऊष्मा आंधी के रूप में, आंधी के रूप में गति करती है तो इसे सौर आंधियां भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सौर आंधियां। ठीक है, इसे सौर आंधियां भी कहते हैं। तो ये सन स्पोर्ट्स से लेने मतलब कि कुछ पॉइंट थे। अब हम लोग का है टॉपिक वर्णमंडल, यानी सन के स्ट्रक्चर का दो टॉपिक और है, एक है वर्णमंडल और दूसरा कोरोना या क्रेप। तो चलिए वर्णमंडल के बारे में अब हम लोग जानते हैं। वर्णमंडल, जिसे हम लोग क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं, तो ये होता है तब सूर्य ग्रहण, आप लोग जानते भी होंगे, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों तरफ लाल रंग की आभा या इसी को कहते हैं छाया दिखाई देती है। आभा या छाया दिखाई देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमंडल। आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक है कोरोना, या इसी को हम लोग कहते हैं किरीट। चलिए ये क्या होता है जानते हैं। तो जब कभी पूर्ण शून्य ग्रहण लगता है, यानी कि कभी भी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, पूर्ण शून्य ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के चारों तरफ, तो ये जो सूर्य है इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ हल्के पीले, हल्के पीले या सफेद रंग की, हल्के पीले या सफेद रंग की छाया बनती है। छाया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि ये जो सौर मंडल है, ठीक है, तो सौर मंडल को लेके इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत बनेंगे और किसने कौन से जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने कैसा सिद्धांत दिया, उसमें क्या त्रुटियां थी, ये सब के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। मुझे लाइक करें, शेयर करें और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें।